अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 13 मार्च 2023। विषय है क्या खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। यह आलेख आशुतोष चतुर्वेदी जी का है, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। दुनिया के जाने माने मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनेमैन के शोध ने विश्व मंच पर नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने जीवन की खुशी और पैसे के संबंध पर शोध किया है। उन्होंने पहले कहा था कि जीवन में खुशी और धन का सीधा संबंध है। हाल में उन्होंने अपने निष्कर्षों को संबोधित करते हुए कहा है कि धन और खुशी के बीच का संबंध इतना सरल नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि अधिक धन से अधिक खुशी मिलती हो और केवल धन की कमी तनाव और दुख का एक बड़ा स्रोत हो। काहनमैन का कहना है कि धन और खुशियों के रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन खुशियाँ केवल पैसे से खरीदी नहीं जा सकती हैं। वे मानते हैं कि केवल धन से पूर्ण संतुष्टि हासिल करना संभव नहीं है। वे धन के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन आनंद और सुख के स्रोत धन से भिन्न भी हो सकती हैं। उनका कहना है कि यह सच है कि अधिकतर लोग आय बढ़ाने से आनंदित होते हैं। धन और खुशी को लेकर दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री पुरातन काल से ही जूझ रहे हैं। काहनमैन ने 2010 के एक अध्ययन में खुशियों और पैसों से जोड़ कर दिखाया था। उनका निष्कर्ष था कि लोग अक्सर भावनात्मक चीज़ों को भी आय से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उन्होंने हाल में पाया कि अमेरिकी लोगों में $75 यानी लगभग 60 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने के बावजूद अस्थायी खुशी नज़र नहीं आती है। हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिका की सामाजिक संरचना भारतीय समाज से भिन्न है। वहाँ समाज भौतिकवादी और पूंजीवादी व्यवस्था से संचालित है। वहाँ ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो मानते हैं कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, पर भारतीय पारंपरिक दृष्टिकोण में पुरातन काल से कहा जाता रहा है कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। डेनियल काहनेमैन को 2002 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस शोध में उन्होंने यह रेखांकित किया था कि जोखिम, विशेष रूप से वित्तीय जोखिम का सामना करते समय लोग कैसे निर्णय लेते हैं। अपनी बहुचर्चित पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में उन्होंने 2 अलग-अलग तरीकों से लोगों को खुशी का अनुभव करने के अपने निष्कर्षों का वर्णन किया है। स्वयं के अनुभव से खुशी और अनुभवों की स्मृतियों से खुशी। स्वयं का अनुभव करना हमारा वह हिस्सा है जो तात्कालिक है और मौजूदा खुशी या दर्द का अनुभव करता है। दूसरा स्मृति वाला वह हिस्सा है जो यह दर्शाता है कि अनुभवों को हमने कैसा महसूस किया और उसकी कैसी स्मृतियां हैं। डेनियल काहनेमैन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक 2 प्रकार की खुशियों के बीच का अंतर है। एक हेडोनिक खुशी, जो संरचनात्मक अनुभवों से हमें तत्काल खुशी महसूस होती है, जैसे स्वादिष्ट भोजन करना, मनोरंजक फिल्म देखना या यार दोस्त के साथ समय बिताना। दूसरी यूडेमोनिक खुशी। दूसरी है क्या? यूडेनोमिक खुशी, जो हमें उन गतिविधियों से हासिल होती है जो हमारे मूल्यों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ जुड़ी होती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर स्टीवन पिंकर को
दुनिया के शीर्ष बुद्धिजीवियों में गिना जाता है। वे डेनियल काहनमैन को दुनिया का सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उनका संदेश साफ है कि यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन और एक समाज के रूप में बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्वाग्रहों का पता होना चाहिए। पिंकर कहते हैं कि हमारे अपने मतभेद हैं। मुझे लगता है कि यह सही है कि मानव प्रकृति ने हमें कुछ सीमाओं में बांधा है, लेकिन ज्ञान, विज्ञान व शिक्षा ने हमारी अपनी कुछ सीमाओं को पार पाने में मदद की है। लेकिन भूटान जैसे देश भी हैं जो भौतिकवाद से दूर नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जीते हैं और खुश रहते हैं। कई दशक पहले एक रिपोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर भूटान के राजा जिग्मे शिंगये वांगचुक से पूछा था कि आपके देश की जीडीपी इतनी कम क्यों है। इस पर उनका जवाब था कि हम जीडीपी से नहीं, जीएनएस यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी खुशी के इंडेक्स से देश चलाते हैं। वर्ष 1972 में भूटान के सम्राट जिग्मे शिंगये वांगचुक ने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स लागू किया था। यहाँ सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम करें। वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स को 4 आधार पर मापा जाता है: सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, दूसरा पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा सतत विकास और चौथा बेहतर प्रशासन। कुछ दिन बाद 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशियों का दिन है। वर्षों से डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश हैप्पीनेस इंडेक्स में अव्वल बने हुए हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस जैसे शक्तिशाली देश इस इंडेक्स में पहले 10 देशों में भी जगह नहीं बना पाते हैं। जब इस बात का आकलन किया गया तो पाया गया कि ये छोटे देश भले ही सैन्य क्षमता संपन्न नहीं हैं, लेकिन सामाजिक सहयोग, शिक्षा और सेहत के मामले में दुनिया में अव्वल स्थान रखते हैं। हमें अपने आर्थिक मॉडल पर भी विमर्श करने की ज़रूरत है। हम पश्चिम के मॉडल की नकल कर रहे हैं, लेकिन उससे उत्पन्न चुनौतियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब भारत में वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ था तो इसके पहले इसके असर के बारे में गंभीर विमर्श नहीं हुआ। वैश्वीकरण के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। यह संभव नहीं है कि आप विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दें और आपकी संस्कृति में कोई बदलाव न आए। कुछ समय पहले तक भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, जिसमें बुजुर्ग परिवार के अभिन्न हिस्सा थे। यह खंडित हो गई। परिवार एकल होते गए, पति, पत्नी और बच्चे। यह पश्चिमी देशों का मॉडल है। इसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ का कोई स्थान नहीं है। पश्चिमी देशों में परिवार की परिभाषा है पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। बूढ़े माँ बाप और 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे परिवार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। भारत में भी अनेक संस्थान और कंपनियां इसी परिभाषा पर काम करने लगी हैं। हमें पश्चिम के मॉडल की अंधाधुंध नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारे मनीषी कह गए हैं कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, यानी उतनी ही पाँव पसारिए जितनी लंबी चादर हो। उधार लेकर घी पीने की परंपरा हमारी नहीं है। अगला विषय है जानलेवा ओजोन प्रदूषण। जानलेवा ओजोन प्रदूषण भारत समेत दुनिया भर में हृदय रोगों और दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
कई अध्ययनों में यह साबित किया जा चुका है कि प्रदूषण, अराजक जीवन शैली और तनाव बढ़ने जैसे कारक इसके पीछे हैं। अब एक नए शोध में रेखांकित किया गया है कि ओजोन प्रदूषण के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। यूरोपीय हार्ट जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट का आधार चीन के 70 शहरों में किया गया अध्ययन है। इस शहरों में 2015 से 2017 के बीच अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों के सर्वेक्षण से पता चला है कि भर्ती होने की दर और इन शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति का सीधा संबंध था। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती शोधों में स्थापित हो चुका है कि सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर से होने वाले वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर साल लगभग 90 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीमारियां होती हैं तथा अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि कमज़ोर स्वास्थ्य से कार्य क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही अस्पतालों पर भी दबाव अधिक होता जा रहा है। लेकिन ओजोन प्रदूषण के स्वास्थ्य पर असर के बारे में अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। चीनी शहरों में ताज़ा अध्ययन से इस दिशा में सघन शोध होने की उम्मीद बढ़ी है। वातावरण में दो प्रदूषक तत्वों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होने से ओजोन बनता है। ऐसे तत्व कारकों और उद्योगों के उत्सर्जन से पैदा होते हैं। यूरोपीय हार्ट जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हृदय से जुड़े रोगों और समस्याओं के कारण भर्ती हुए लोगों में से 3% रोगियों की बीमारी की वजह ओजोन प्रदूषण था। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यह आंकड़ा अभी भले बहुत कम लगे, लेकिन ओजोन प्रदूषण में वृद्धि के साथ इसमें बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ओजोन केवल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ही गंभीर खतरा नहीं बन रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। जलवायु परिवर्तन और धरती का लगातार बढ़ता तापमान हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है। ऐसी स्थिति में ओजोन के असर के अध्ययन के साथ साथ इसे नियंत्रित करने पर प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अध्ययन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में कई भारतीय शहर हैं। अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ साथ नगरीकरण का भी तीव्र विस्तार हो रहा है। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, वायु निगरानी कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी आदि जैसे कार्यक्रम उत्साहजनक परिणाम दे रहे हैं, पर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर सक्रिय होना होगा। अगला विषय है G20 महिलाओं के नेतृत्व में विकास की पहल। G20 महिलाओं के नेतृत्व में विकास की पहल। यह आलेख लिखे हैं अमिताभ कांत, जो G20 शेर्पा और पूर्व सीईओ नीति आयोग के हैं। भारत को G20 की अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण मोड़ और उपयुक्त समय पर मिली है। पिछले 3 वर्षों में संकट का सामना कर चुकी दुनिया बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। महामारी से जलवायु संकट तक अब यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि किसी भी संकट का प्रभाव लैंगिक आधार पर होता है। इसमें महिलाओं और लड़कियों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी सुरक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। भारत की अध्यक्षता में G20 महिलाओं और लैंगिक समानता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की पूंजी तक पहुंच, उद्यमशीलता और श्रम शक्ति की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मसलों के अनिवार्य समाधान पर जोर दिया है। भारत सरकार ने जीवन के सभी पड़ाव में महिलाओं के समग्र विकास की प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत
के एजेंडे में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखने का निर्णय लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण 2014 से जन्म के समय लिंगानुपात में 16 अंकों का सुधार हुआ है। माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने वाली मुद्रा योजना में 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। मिशन पोषण 2.0 के जरिए 1.2 करोड़ से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की देखरेख की गई है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं छात्रावासों की स्थापना से लेकर कई कौशल विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं हिंसा से मुक्ति की पहल, ये सभी भारत की महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वाभिमान सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिए जाने के उदाहरण हैं। परंपरागत लोकाचार के अनुरूप सरकार समाज के स्तर पर सार्थक परिवर्तन लाने के लिए नारी सशक्तिकरण की महत्ता को पहचान रही है। भारत के नेतृत्व में G20 के प्रयासों को आगे बढ़ाने के साथ हमें महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एजेंडे को भी आगे बढ़ाना है। यह जानते हुए कि जेंडर एक ऐसा विषय है जिससे कई चीज़ें जुड़ी होती हैं और जो लाभ सभी विकास संभावनाओं को प्रभावित करता है। हम आशा करते हैं कि G20 एजेंडे और इससे जुड़े समूहों में लैंगिक समानता पर नए सिरे से जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से हम निम्न विषयों पर ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं। पहला, महिलाओं के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का समर्थन। वैश्विक स्तर पर लगभग आधी यानी 42% महिलाएं एवं लड़कियां औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं। वित्तीय समावेशन दरों में प्रगति के बाद भी 7% लैंगिक अंतर बना हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी लाने की क्षमता है। अभी डिजिटल प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा तक पहुंच में डिजिटल लैंगिक अंतर बरकरार है। भारत ने JAM यानी जन धन आधार मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है। G20 के माध्यम से हमें ऐसी ठोस पहलों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, विकास में समान भागीदारी के लिए महिलाओं की क्षमताओं को मजबूत करना। यह अर्थव्यवस्था और समाज में महिलाओं की भागीदारी में निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ ही उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में शिक्षा को सशक्तिकरण का आधार माना गया है। इसके बावजूद केवल 49% ने प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की है। निम्न माध्यमिक शिक्षा में यह आंकड़ा 42% और उच्च माध्यमिक शिक्षा में 24% ही है। दुनिया में करीब 1.1 अरब महिलाएं और लड़कियां औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं तथा इनमें से कईयों की डिजिटल तकनीक तक सीमित पहुंच है। दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा देखभाल का काम महिलाएं बिना वेतन के करती हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि G20 मिलकर काम करे और महिलाओं के जीवन में एवं उनके कार्यस्थल पर लंबे समय से चली आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आम सहमति से फैसले हों। तीसरा, निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को सक्षम बनाना। भारत में प्रशासनिक कार्यालयों में 1.90 करोड़ से अधिक महिलाएं, पंचायती राज संस्थानों के लिए चुनी गई 17,000 से अधिक महिलाएं और रक्षा बलों में 10,000 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए ऐसा दृष्टिकोण उनकी अद्वितीय संभावनाओं, अनुभवों और नेतृत्व शैली को सामने लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बदले में महिलाएं अधिक समावेशी और प्रभावी निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच सकेंगी। आखिर में विभिन्न पहलुओं से मिले परिणाम की स्थिरता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए अलग अलग लैंगिक डेटा
प्रणाली को प्राथमिकता में रखना जरूरी होगा। इस डेटा को इकट्ठा और साझा करने पर विशेष ध्यान देना लैंगिक समानता की दिशा में हो रही प्रगति की निगरानी एवं लक्षित प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण होगा। वैश्विक संकटों ने हमें सामान्य विकास लक्ष्यों को हासिल करने से पीछे धकेल दिया है। भारत की G20 अध्यक्षता हमें अगले चरण के विकास के लिए एजेंडा तय करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे मौके पर यह महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं को अपने प्रयास के केंद्र में रखें। अगला है देश दुनिया से। विषय है चिकनगुनिया का बढ़ता जा रहा है खतरा। चिकनगुनिया वायरस यानी चिकवी की 1952 में पहली बार तंजानिया में पहचान हुई थी। भारत में 1960 के दशक में यह सामने आया और 1973 तक सक्रिय रहा। वर्ष 2006 में भारत में एक बार फिर इसका प्रकोप देखने को मिला, जबकि नेपाल में चिकवी पहली बार 2013 में खोजा गया और उसके बाद से मानसून और मानसून बाद के मौसम में लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से संक्रमित एडीज एजिप्टी या एडिज एल्बोपिक्टा मच्छर के काटने से फैलती है। यही मच्छर डेंगू वायरस भी फैलाते हैं। वर्ष 2022 में नेपाल में डेंगू का भयावह प्रकोप हुआ। आधिकारिक आंकड़ों में डेंगू मरीजों की संख्या लगभग 54,000 रही, पर वास्तविकता में यह 1 लाख के करीब थी, क्योंकि डेंगू जैसे लक्षणों के बावजूद बहुत से लोग अस्पताल नहीं गए, न ही डेंगू की दवाइयां ही ली। अध्ययन बताते हैं कि प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 1 लाख से कम प्लेटलेट्स होने पर उसे डेंगू का लक्षण माना जाता है। वर्ष 2022 में डेंगू के प्रकोप के समय नेपाल में डेंगू के लक्षणों वाले 90% रोगियों का प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से ऊपर था और लगभग सभी को जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द की शिकायत थी। ऐसे में इन सभी के चिकवी से संक्रमित होने की संभावना अधिक थी। हाल के कई अध्ययनों से भी यह साबित हो चुका है कि चिकनगुनिया कहीं अधिक घातक रोग बनता जा रहा है। वर्ष 2022 में डेंगू के प्रकोप के दौरान काठमांडू में तंत्रिका संबंधी समस्याओं और डेंगू जैसे लक्षणों वाले यानी डेंगू नेगेटिव कई रोगी अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती हुए थे। हालिया अध्ययन में चिकवी व तंत्रिका संबंधी समस्याओं के बीच संबंध की बात सामने आई है। यह आलेख डॉक्टर शेर बहादुर पुन जी का है। अगला आलेख है आपके पत्र से असंभव सा दावा। यह लिखे हैं जंग बहादुर सिंह जमशेदपुर से। वैश्विक निवेश कंपनी गोल्डमैन सच का दावा है कि 2035 तक चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़ देगी, पर चीन की तानाशाह सरकार के कारण ऐसा होना असंभव प्रतीत होता है। सच तो यह है कि चीनी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को यहाँ की सरकार हमेशा से हतोत्साहित करती रही है। सरकार की आलोचना के कारण हाल के वर्षों में यहाँ के कई दिग्गज उद्योगपति आश्चर्यजनक रूप से लापता हो चुके हैं। ऐसे में चीन भला अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे पीछे छोड़ सकता है। अगला विषय है लालच से बचें। यह आलेख लिखे हैं कांतिलाल मंडोत जो सूरत से हैं। लालच के कारण हमारे भीतर के सारे गुण नष्ट होते जाते हैं और द्वेष, ईर्ष्या जैसे तमाम अवगुण उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि
आज हमारे भीतर लालच की अधिकता होने से ये तमाम अवगुण घर करते जा रहे हैं और हम इससे बेखबर अपनी दुनिया में मगन हैं। पर हमें इस बात को समझना होगा कि लोभ के वशीभूत होकर किया गया कुकर्म जीवन भर का दर्द दे जाता है। ऐसे में हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। इससे हम हमेशा खुशहाल बने रहेंगे। अगला विषय है कुछ अलग, पाक बनाम इंडिया सीरीज। पाक बनाम इंडिया सीरीज यह लिखे हैं आलोक पुराणिक, जो बैंकर हैं। मोटेरा टेस्ट में पाक मूल के खिलाड़ी जो अब ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी से ऊपर का स्कोर किया। पाकिस्तान अब कह सकता है कि हम सिर्फ आतंकी ही नहीं, क्रिकेटर भी एक्सपोर्ट करते हैं। यह अलग बात है कि क्रिकेटर वापस पाकिस्तान आते नहीं और आतंकी पाक छोड़कर जाते नहीं। हो यह रहा है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी खिलाड़ी टीम में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमाई टीवी चैनलों की भारत पाक मैच के दौरान ही होती है। बड़ी जनसंख्या हमेशा अभिशाप न होती। इसका एक मतलब यह भी होता है कि हर मुल्क में पाकिस्तानी या भारतीय मिल सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 6वां बड़ा देश है। आबादी के लिहाज से भारत ने आबादी पर नियंत्रण किया, फिर भी इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश होने वाला है। नंबर 1 होना भारत की नियति में है। देर सवेर हरे फील्ड में नंबर 1 होना है। पाकिस्तान में बंदे देश छोड़कर जा रहे हैं और इस कदर जा रहे हैं कि वे वैध और अवैध तरीकों का फर्क भी ना देख रहे हैं। अवैध अप्रवासियों से भरी हुई नौका में मरने वाले अधिकतर पाकिस्तानी थे। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तो कई देश ले, पर अधिकतर जनता इस कैटेगरी में नहीं आती। भारत और पाक अगर मिल जाएं तो कमाई के कई जरिए पैदा हो सकते हैं। क्रिकेट मैच के नाम पर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया वालों ने पूछा है कि भारत में चल रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के मैचों को क्या भारत पाक मैच के तौर पर प्रसारित किया जा सकता है। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान मूल के हैं, पर सवाल यह है कि बाकी खिलाड़ियों से पूछना भी बनता है कि क्या उन्हें पाकिस्तानी कहलाना कबूल होगा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट की वैल्यू बहुत ही ख़राब है, पर बढ़ी हुई कमाई का जुगाड़ हो जाए तो बंदा पाकिस्तानी भी कहलवा सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को अगर भारत पाक मैच मान लिया जाए तो बढ़ी हुई कमाई का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मिल जाएगा। खैर साहब मेरी चिंता दूसरी है। अमिताभ बच्चन साहब की सेहत फिर खराब हो गई। शूटिंग के दौरान कुछ समस्या हो गई है। बच्चन साहब को देखकर मुझे बहुत चिंता होती है। आप ज़रा सोचिए, किस जिम्मेदार परिवार के लोग 80 साला बुजुर्ग को बाजार में स्कूटी पर भेजते होंगे। अभी एक इम्तिहान देखा, उसमें बच्चन साहब एक स्कूटी की तारीफ़ कर रहे थे, यानी बच्चन साहब उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। अभी उनकी सेहत को लेकर मुझे फिर चिंता हो गई है। प्लीज़ बच्चन साहब अब इस हालात में स्कूटी पर बाज़ार वगैरह न जाइए।
अगला विषय है सब्र का फल। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और काली रात के बाद सुनहरा सवेरा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि धैर्यता का गुण आज नहीं तो कल हमें सकारात्मक एवं मीठा फल प्रदान करता है। यह तथ्य भी सिद्ध है कि धैर्य और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बहुधा जो लोग धैर्यशील होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता एवं गंभीरता का स्तर दूसरों की तुलना में अधिक होता है। धैर्यता ऐसा विशिष्ट गुण है जो चिंता एवं घबराहट की स्थिति को क्षण भर में शांत स्थिति में परिवर्तित कर देता है। धैर्यवान व्यक्ति के इर्द गिर्द रहने वालों को उसकी शांति की आभा का हरदम एहसास होता रहता है। प्रतिदिन हम सभी कहीं न कहीं कभी न कभी अधीर हो ही जाते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतते रहते हैं, परंतु अधीरता से मुक्त होना आज तक हम में से कोई नहीं सीख पाया है। चाहते तो सभी हैं कि वे अधीरता से मुक्त हों, परंतु धैर्यता को सहज रीति से धारण करें। कैसे? धैर्यता को धारण करना एक रचनात्मक प्रतिक्रिया है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। इस प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है खुले मन से यह स्वीकार करना कि हमारी अधीरता के निर्माता हम स्वयं हैं। अतः जैसे हमने निरंतर अधीर रहने की आदत को सालों साल पाला है, उसी तरह हम धैर्य रखने की आदत भी हमने अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। हमारी अन्य रचनाओं की तरह इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हमारे मानस में ही होती है, जहाँ पहले हम धैर्य को धारण करते हैं और फिर अपने आत्मविश्वास के बल पर उसे अपने भीतर उभारते हैं। विश्व भर में मनोचिकित्सकों का भी यही मानना है कि जब तक हम किसी आदत या संस्कार को अपने मन से स्वीकार या धारण नहीं करते, तब तक वह ऊपरी स्तर तक ही रहते हैं और हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाते। अतः जब हम समस्त को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करना सीख जाएंगे, तब जीवन को हम उसकी समग्रता के साथ अनुभव कर सकेंगे। याद रखें, जब तक हम अपने आप से एवं समस्त से संतुष्ट नहीं रहेंगे, तब तक हम धैर्य को धारण नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।